Bismillahirrahmanirrahim. Here is Mabeen Naz. I am from MK Preparations, and today we're going to discuss about gametogenesis and fertilization. So, dear students and candidates, this topic is very much important, and इस topic को students जो है वो तैयार कर सकते हैं for the MDCAT test, for getting admission in MBBS, in BDS, in pharmacy, in DPT, as well as they can also prepare this topic for the NUMS entry test for the AFNS या किसी भी अलाइड हेल्थ साइंस में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स के लिए जो टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, तो उसके लिए टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप इस वीडियो को जो है यू कैन वॉच दिस वीडियो फॉर योर प्रिपरेशन एज वेल एज वो कैंडिडेट्स जो कि गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना चाहते हैं थ्रू द पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स लाइक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, पीपीएससी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, एफपीएससी, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन, केपीपीएससी, and Balochistan Public Service Commission BPSC. So they can also watch this video. It would be very helpful for all of the students as well as the candidates applying for the government jobs. Okay. तो इसमें जितना भी मटेरियल ऐड किया गया है it has been taken from different source books like the FSC Biology, Federal Biology, Zoology Miller and Harley book, and Developmental Biology by the Gilbert. This is very much important book related to the development and fertilization, as well as the Developmental Biology book by the Riazul Haq Rami. Okay, so इन तमाम बुक्स से जितना भी मटेरियल है रिलेटेड टू गैमेटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। और एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी ऐड अप किए गए हैं। सो हम कंटेंट्स को डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, structure of the male gonads like testis, spermatogenesis, structure of the mature sperm, hormonal control of the male reproductive system, human female reproductive system, structure of female gonads means ovaries, oogenesis, structure of the mature egg, hormonal control of the female reproductive system, external fertilization in sea urchin, internal fertilization in humans, and sexually transmitted diseases, and at the end we'll discuss some important questions. तो चलिए अपने टॉपिक को जो है वो प्रॉपरली हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो फॉर द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमंस में जो है वो दो टेस्टिस प्रेजेंट हैं, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म एंड द मेल सेक्स हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा इनमें कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं और ट्यूब्स हैं। ग्लैंड्स जो हैं वो फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और फ्लूइड अलंग विद द स्पर्म इसकी ट्रैवलिंग के लिए ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और एक्सेसरी ग्लैंड से जितना भी फ्लूइड रिलीज होगा अलंग विद द स्पर्म्स, इसको हम कहते हैं सीमन, ठीक है। सीमन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्लूइड टुगेदर विद द स्पर्म्स इज नोन एज सीमन। देन एक पेनिस है मेल्स में दैट डिपॉजिट्स द सीमन इन विजाइना ऑफ द फीमेल ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सो मेल्स हैव पेयर्ड टेस्टिस, मेल्स में जो है वो दो टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एंड ये जो टेस्टिस हैं ये बॉडी से बाहर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम, उसमें प्रेजेंट होती हैं। अब स्क्रोटम जो है वो आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट है और स्क्रोटम का टेम्परेचर जो है वो 34 डिग्री सेल्सियस है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी मेन रीजन ये है क्योंकि हमें पता है कि ह्यूमंस का जो बाकी बॉडी टेम्परेचर है वो 37 है, लेकिन स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है वो 34 डिग्री सेल्सियस है। इसकी रीजन ये है कि जो स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं मेल्स में वो एक्टिव रहें, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, और उनका सर्वाइवल टाइम जो है वो ज्यादा हो।
ओके। अब अगर हम टेस्टिस को मजीद डिटेल में देखें तो टेस्टिस में भी जो है वो कुछ फर्दर ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। ओवर 800 ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं दैट आर नोन एज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पर सेकंड थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म्स बनते हैं। नाउ अब हम देखते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को कि फर्दर जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से फर्दर इसका टेस्टिस का क्या स्ट्रक्चर है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं दे मर्ज इनटू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स जिन्हें हम कहते हैं रीड टेस्टिस। और ये जो ट्यूब्यूल्स हैं फर्दर इनकी मर्जिंग से एक मेन डक्ट बनती है, एक ट्यूब बनती है जिसे कहा जाता है एपिडिडमिस। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस वन इज द टेस्टिस एंड दिस वन इज द एपिडिडमिस। एपिडिडमिस के कुछ मेन फंक्शंस हैं। इसका काम है स्पर्म्स को स्टोर करना और स्पर्म्स को जो है वो ट्रांसफर करना टुवर्ड्स द पेनिस, ठीक है, ड्यूरिंग द पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस। और थर्ड फंक्शन है इसका, इट सर्व्स एज अ डक्ट सिस्टम फॉर द स्पर्म टू पास फ्रॉम द टेस्टिस टू द डक्टस डिफरेंस, जो कि एक मेन डक्ट कहलाती है, ठीक है। तो ये तीन फंक्शंस हैं हमारे पास एपिडिडमिस के। इसका फंक्शन है कि स्पर्म्स को स्टोर करना और स्पर्म्स को जो है वो पेनिस तक पहुंचाना एंड देन स्पर्म्स को डक्टस डेफरेंस जो कि मेन डक्ट है वहां तक ट्रांसफर करना, डिलीवर करना। डक्टस डेफरेंस इसका एक और भी नाम है, इसको वेस्ट डेफरेंस और स्पर्म डक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो वेस्ट डेफरेंस और स्पर्म डक्ट जो है ये डायलेटेड पोर्शन होता है एपिडिडमिस का। एज यू कैन सी हियर, दिस वन इज द एपिडिडमिस और ये जो डक्टस डेफरेंस है ये एक एक्सपेंडेड और डायलेटेड पोर्शन है एपिडिडमिस का। Then, if the abdominal wall weakens at the point where the ductus deferens passes through an inguinal hernia. अब inguinal hernia क्या है? Inguinal hernia जो है, it results when the intestine protrude downward into the male scrotum, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन जब मेल्स में हो जाए तो उसे हम inguinal hernia कहते हैं। Now, the ductus deferens then passes around the urinary bladder and enlarges to form the ampulla. As you can see here, ductus deferens जो है इसका अब एक फर्दर इंटीरियर पोर्शन जो है उसे हम एम्प्यूला कहते हैं, ठीक है। और एम्प्यूला का काम होता है स्पर्म्स को स्टोर करना उस वक्त तक जब तक कि उनकी एजैकुलेशन नहीं हो जाती, ठीक है। Then distal to the ampulla, the ductus deferens becomes the ejaculatory duct. यानी एम्प्यूला के बाद जो रिमेनिंग हमारे पास डक्टस डेफरेंस का पोर्शन है, एज यू कैन सी हियर, ये जो है वो मॉडिफाई हो चुका है इजैक्यूलेटरी डक्ट में। ओके, नाउ यूरेथ्रा जो है ये फाइनल पार्ट है हमारे पास। एज यू कैन सी हियर, ये इजैक्यूलेटरी डक्ट इट इज लीडिंग टू द यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा फाइनल पार्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। Now, after the ductus deferens passes around the bladder, तो जब डक्टस डेफरेंस जो है वो ब्लैडर के करीब से गुजरता है तो बहुत सारे एक्सेसरी ग्लैंड्स की सिक्रीशंस उसमें एड अप हो रही हैं। अब एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन से हैं? हमारे पास तीन एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। एज यू कैन सी हियर, दी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इज हियर और ये जो है ये हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। और दिस वन इज द सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। अब हम देखेंगे कि इन तीनों ग्लैंड्स के क्या फंक्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेमिनल वेसिकल है ये सिक्रीट करता है वाटर, फ्रुक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड विटामिन सी को, ठीक है। और ये जो पूरी की पूरी सिक्रीशन है सेमिनल वेसिकल की, ये एनर्जी का सोर्स है फॉर द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म्स एज वेल एज फीमेल में जो विजाइना होता है उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में भी, क्योंकि इसमें विटामिन सी है, फ्रुक्टोज है, वाटर है और प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। तो फीमेल का जो वेजाइना है उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में भी इसकी सेमिनल वेसिकल की जो सिक्रीशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन जो पीएच है वेजाइना की वो होती है ऑलमोस्ट 3 to 4, बट जो स्पर्म मोटिलिटी है और फर्टिलिटी है इट इज एनहेंस्ड व्हेन इट इंक्रीजेस टू अबाउट 6। यानी फीमेल के जो वेजाइना की पीएच है इट इज 3 to 4 जो कि एसिडिक है, लेकिन स्पर्म्स जो है वो 6 पीएच को प्रेफर करते हैं। और जो 6 पीएच है वेजाइना की वो कब मेंटेन होगी? सेमिनल वेसिकल की जो सिक्रीशंस हैं
सीमन की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेंगी। सेकंड है जी हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इसकी जो सिक्रीशंस हैं उसमें उसकी क्या कंपोजिशन है, उसमें वाटर है, एंजाइम्स है, कोलेस्ट्रॉल है, बफरिंग सॉल्ट्स हैं और फोस्फोलिपिड्स हैं। देन थर्ड है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इसकी जो सिक्रीशंस है वो क्लियर और अल्कलाइन है। इनका काम होता है यूरेथ्रा को जो है वो लुब्रिकेट करना ड्यूरिंग द इजैकुलेशन ऑफ द सीमन एंड ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। Okay, now the fluid that result from the combination of these three glands is known as semen. कि इन तीनों glands की collectively जो secretions हैं उसको अलग with the sperms उसको हम कहते हैं semen, ठीक है। एंड एक एवरेज ह्यूमन में पर इजेक्यूलेशन यानी एक दफा इजेक्यूलेशन होने पे 3 to 4 ml सीमन रिलीज आउट होगा बॉडी से। और इस 3 to 4 ml सीमन में कितने नंबर ऑफ स्पर्म्स होंगे, 300 to 400 मिलियन स्पर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये मेल्स में पर इजेक्यूलेशन 3 to 4 ml सीमन रिलीज होगा बॉडी से विद 300 to 400 मिलियन स्पर्म्स। नाउ पेनिस जो है उसके दो फंक्शंस होते हैं। एक तो उसका काम है यूरिन को बॉडी से बाहर रिलीज आउट करना थ्रू यूरेथ्रा, और दूसरा काम है जी इसको इसका कि इट विल ट्रांसपोर्ट द सीमन थ्रू द यूरेथ्रा। ओके, and in addition to the urethra, the penis contains the three cylindrical strands of the tissues. दो तो उसमें corpora cavernosa है और उसके बाद है corpus spongiosum। तो जो कॉर्पस स्पोंजियोसम है इट विल एक्सटेंड एंड इट विल फॉर्म द ग्लैंड्स पेनिस, ठीक है, जो कवरिंग है हमारे पास पेनिस की। एंड देन लूजली फिटिंग स्किन ऑफ द पेनिस फोल्ड्स एंड फॉर्म्स द प्रेप्यूस और द फोरस्किन ऑफ द पेनिस। Circumcision is the removal of the prepuce for the religious purposes। और circumcision का जो process है Islamic point of view से it is important because it will reduce the chances of cancer of the penis in males। ओके जी, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ द मेल गोनेड्स। यानी पहले हमने सिस्टम को स्टडी किया, अब हम उस सिस्टम में जो स्पर्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स हैं, गोनेड्स हैं, टेस्टिस हैं, उनको स्टडी करेंगे। तो जो मेल गोनेड्स हैं, टेस्टिस हैं, ये उनका एक क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया गया है, ठीक है। इसमें 800 ट्यूब्यूल्स हैं दैट आर नोन एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन ट्यूब्यूल्स में जो है वो फर्दर दो तरह के सेल्स हैं। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, इनका काम है स्पर्म्स को बनाना, एंड देन सिस्टेंटिकुलर सेल्स जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे सेल्स को, ठीक है। और अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एज यू कैन सी हियर, दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। इसको मजीद इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें हमारे पास दीज आर द स्पर्मेटोजेनिक सेल्स विच विल गिव राइज टू द स्पर्म्स, और कुछ इसमें सिस्टेंटिकुलर सेल्स हैं जो कि स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। अब इन्हीं जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इनके दरमियान ही कुछ और सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं एज यू कैन सी हियर। ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और ये आउटर वन है। तो इन दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान में कुछ सेल्स हैं दैट आर नोन एज द इंटरस्टिशियल सेल्स, या इनको हम लेडिंग सेल्स भी कहते हैं। इनका सेकंड नेम है एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब इन सेल्स का काम होता है हार्मोन को रिलीज करना दैट इज टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि टेस्टिस में जो है वो स्पर्म की प्रोडक्शन कैसे होती है। तो बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड्स बनते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। सो ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस जो मेल की टेस्टिस हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, उनके जो सेल्स स्पर्मेटोगोनियम हैं, दीज आर डिप्लॉयड सेल्स। पहले तो ये सेल्स साइज में बड़े होंगे और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होंगे। फिर इनमें मियोसिस 1 होगी और ये दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे हैविंग द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। देन आफ्टर मियोसिस 2 दोनों जो हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं दे विल फर्दर डिवाइड इनटू द स्पर्मेटिड्स। जो स्पर्मेटिड्स हैं ये भी हैप्लॉइड है, ठीक है। And from the one spermatogonium and one process of meiosis, total 4 spermatids are produced.
नेक्स्ट है जी स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस जो है ये प्रोसेस है हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनने का। एज यू कैन सी हियर, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने का प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया है, ओके, and then they will be converted to the intermediate spermatogonia, then into the type B spermatogonia, and then into the primary spermatocytes. उसके बाद फिर जो है वो हमारे पास इनका साइज इंक्रीज होगा, they will form secondary spermatocytes, और then meiosis होगी जिसके रिजल्ट में 4 spermatids बनेंगे। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें स्पर्मेटिड्स मैच्योर होते हैं, स्पर्मेटिड्स फाइनली कन्वर्ट हो रहे हैं स्पर्म्स में, ठीक है। इसके प्रोसेस की हम थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो ये हमारे पास स्पर्मेटिड है। स्पर्मेटिड्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल राउंड होता है, ये एक सिंपल एक सेल है जिसमें न्यूक्लियस है, एज यू कैन सी हियर, सेंट्रियूल्स हैं और गोल्जी अपरेटस है, और दीज आर द माइटोकॉन्ड्रिया। तो वन बाय वन हम इसको लेके चलते हैं। सेंट्रियूल से यू कैन सी हियर फ्लैजेला बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो फ्लैजेला जो है ये टेल की तरफ इलोंगेट हो जाएगा। देन हमारे पास जो गोल्जी अपरेटस है इससे कुछ वेजिकल्स बनेंगे, एक्रोसोमल वेजिकल्स। ये वेजिकल्स यू कैन सी हियर, ये वेजिकल्स आपस में फ्यूज करते हैं, ठीक है, और ये बना देते हैं एक्रोसोमल कैप। ये कैप लाइक स्ट्रक्चर बनता है न्यूक्लियस पे जिसे हम कहते हैं एक्रोसोम, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अलंग विद द सेंट्रियूल्स और अलंग विद द फ्लैजेला वो जो टेल और मिड पोर्शन है वहां पे माइग्रेट कर जाएंगे, एज यू कैन सी हियर, अलंग विद द फॉर्मेशन और अलंग विद द चेंजेस इन द स्पर्मेटिड्स। जो स्पर्मेटिड्स का स्ट्रक्चर है वो इलोंगेट होता जा रहा है। यहाँ पे एक्रोसोमल कैप जो है वो टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूव कर रही है, ठीक है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द मेच्योर स्पर्म। तो अगर हम मेच्योर स्पर्म का स्ट्रक्चर देखें, एज यू कैन सी हियर, तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं हमारे पास, हेड है, मिड पीस है और टेल पीस है, ठीक है। तो मेच्योर स्पर्म में 3 पार्ट्स हैं, हेड, मिड पीस एंड टेल। तो हेड में जो है वो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, एज यू कैन सी हियर, हैविंग द डीएनए, और एक एक्रोसोम कैप है, एज यू कैन सी हियर। दिस एक्रोसोम कैप इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द एक्रोसोमल वेसिकल्स सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द गोल्जी apparatus, ठीक है। अब जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम में कुछ एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि इस ये वेसिकल्स की फ्यूजन से बनी है एक्रोसोम, इसमें कुछ एंजाइम्स हैं जैसे कि एक्रोसिन एंजाइम। तो एक्रोसिन एंजाइम का काम क्या होता है, फीमेल का जो एग है उसकी उसके आउटर कोट, जो उसकी आउटर लेयरिंग होगी उसको डाइजेस्ट करना, क्योंकि इसमें ये जो एक्रोसिन एंजाइम है तो इसका काम है उसको डाइजेस्ट करना, ताकि जो स्पर्म है वो अपना न्यूक्लियस उसमें इंजेक्ट कर सके। देन लास्ट पार्ट है स्पर्म टेल। तो ये हमारे पास स्पर्म की टेल है। टेल का ये क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया गया है कि इट कंसिस्ट ऑफ एन एरे ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स, एज यू कैन सी हियर। इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो सेंट्रियूल्स में भी शो किया जाता है, ठीक है, दैट बेंड टू प्रोड्यूस द विप लाइक मूवमेंट्स। अब जो स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया हैं इन द मिड पीस, दे सप्लाई द एटीपी फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। नाउ हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन। तो उसको हम देखते हैं जी, मेल्स में जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं ये एंड्रोजिन्स की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ब्रेन और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये इन्वॉल्व होता है इन हार्मोन्स की रिलीज में, इनकी स्टिमुलेशन में। कलेक्टिवली इनको गोनेडोट्रोपिन्स कहा जाता है, ठीक है। ट्रोपिन हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स हैं जो किसी दूसरे गोनेड पे, किसी दूसरे ग्लैंड पे अटैक करते हैं। यहाँ पे क्योंकि गोनेड्स पे अटैक करते हैं तो हम इनको गोनेडोट्रोपिन्स कहेंगे, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल सेल्स जो हैं वो मेल टेस्टिस में इनका काम होता है टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करना। तो सबसे पहले हमारे पास जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल ब्लड में कम होना शुरू हो जाता है तो हमारे हाइपोथैलेमस को स्टिमुलस मिलता है, ठीक है। फिर हाइपोथैलेमस एक गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा, ओके, और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन अटैक करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब हम देखते हैं वन बाय वन इनके फंक्शंस। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या फंक्शन है, इसका काम है स्पर्मेटोजेनिक सेल्स जो कि टेस्टिस में है उनसे स्पर्मेटोजेनेसिस कराना, स्पर्म्स की प्रोडक्शन कराना।
और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फंक्शन होता है कि मेल की टेस्टिस में जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं यानी जो लेडिंग सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट करना कि वो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करें। और फिर ये फर्दर टेस्टोस्टेरोन के फंक्शंस हैं, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की डेवलपमेंट, सोमैटिक टिश्यूज की डेवलपमेंट, मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेल के प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, मेल का बिहेवियर। सो इन सब चीजों को कंट्रोल करता है टेस्टोस्टेरोन। सो यू कैन सी हियर, ये हमारे पास एक समरी है। एफएसएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एलएच एंड टेस्टोस्टेरोन। एफएसएच जो है इसका फंक्शन है स्पर्म की मेचुरेशन कराना, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करना। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये पिट्यूटरी सिक्रीशंस को कंट्रोल करेगा, इनहिबिन एफएसएच को इनहिबिट करेगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा, और टेस्टोस्टेरोन जो है ये स्पर्म की प्रोडक्शन, मेल के सेकेंडरी एंड प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट कराएगा। ओके, और ये इनका रिलेटेड सोर्स है फर्दर कि एफएसएच और एलएच ये रिलीज होंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से, ठीक है, और इनहिबिन इनहिबिन सेंटिकुलर सेल्स से, और टेस्टोस्टेरोन जो है वो इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द टेस्टिस से रिलीज होगा। Okay, now we are moving towards the human female reproductive system. अगर हम ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें तो फीमेल्स में दो ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जिनका काम है एग्स की प्रोडक्शन करना और फीमेल के सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करना, जैसे कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। और ओवरीज के साथ यहाँ पे जो है वो दोनों साइड्स पे, इन ट्यूब्स के दोनों साइड्स पे ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। ओवरीज के साथ दो जो है वो यूट्राइन ट्यूब्स हैं, वन फ्रॉम द ईच ओवरी, और इनका काम होता है कि एक ओवरी से एग्स को लेके आना और उसको यूट्रस में ड्रॉप करना ताकि फर्दर उसकी फर्टिलाइजेशन हो सके। ओके, अब फीमेल्स में जो थर्ड पार्ट है वो है एक्सटर्नल जेनिटलिया, मींस एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स। एंड देन द फोर्थ पार्ट इज द मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स जो है वो ब्रेस्ट की फॉर्म में प्रेजेंट है फॉर प्रोड्यूसिंग एंड इजेक्शन ऑफ द मिल्क फॉर द न्यू बॉर्न बेबी। तो ये चार पार्ट्स हैं जी, टू ओवरीज, टू यूटेराइन ट्यूब्स, द एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड द मेमरी ग्लैंड्स। अब हम इनको डिटेल में देखते हैं। अगर हम बात करें पेयर्ड ओवरीज की, ठीक है, तो फीमेल में जो पेयर्ड ओवरीज है इनका काम होता है एग्स की प्रोडक्शन करना, और ओवरीज जो है दे आर लोकेटेड इन द पेल्विक पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन ईच साइड ऑफ यूट्रस। यूट्रस की ईच साइड पे, दोनों साइड्स पे, बट हमारा जो पेल्विक पार्ट है, जो एब्डोमेन है, उसके 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 पेल्विक पार्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। Paired tubes that receive the secondary oocyte means के egg, तो जो ट्यूब्स एग को रिसीव कर रही हैं ओवरी से, उन ट्यूब्स को हम कहते हैं जी यूट्राइन ट्यूब्स या फिलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। एज यू कैन सी हियर, द यूट्राइन ट्यूब और फिलोपियन ट्यूब, इनका काम होता है ओवरी से एग्स को रिसीव करना। एंड देन इन्हीं यूट्राइन ट्यूब्स के स्टार्टिंग में फिम्ब्रियाई प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल फिंगर्स, हमारी फिंगर्स की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, और सीलिया की तरह वो बीटिंग करेंगे, मूवमेंट शो करेंगे, ताकि ओवरी से आसानी से जो एग है उनमें ट्रैप हो जाए और इन ट्यूब्स में आ जाए। ओके, फिर फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी? इन द थर्ड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूट्राइन ट्यूब, यानी इसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं। इन यूट्राइन ट्यूब्स को ओविडक्ट भी कहा जाता है। तो ओविडक्ट का जो थर्ड अपर मोस्ट पार्ट होगा, यानी ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। स्पर्म्स यहाँ तक रीच करके आएंगे और उनकी फर्टिलाइजेशन होगी, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा, जिसे हम oocyte कहते हैं, ठीक है। और oocyte फिर ट्रेवल करके आएगा यूट्रस तक, वहां इसको इम्प्लांट कर दिया जाएगा फॉर द फर्दर डेवलपमेंट। और कंप्लीट जर्नी जो है ऑफ द जाइगोट फ्रॉम द ओविडक्ट टू द यूट्रस, इट विल टेक 4 to 7 days। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो जो सेकेंडरी oocyte है या जो एग है वो डीजेनरेट हो जाएगा। ओके, यूट्राइन ट्यूब टर्मिनेट्स इन द यूट्रस। तो ये जो यूट्राइन ट्यूब्स हैं या जो ओविडक्ट्स हैं, फर्दर दे विल ओपन इनटू द यूट्रस, ठीक है। एंड देन द यूट्रस टर्मिनेट्स इन द नैरो पोर्शन दैट इज नोन एज द सर्विक्स। एज यू कैन सी हियर, ये सर्विक्स है, ठीक है। और देन सर्विक्स जो है इट विल फर्दर लीड टू द वेजाइना। वेजाइना इज नोन एज
द बर्थ कैनाल इन फीमेल्स। यूट्रस की जो है वो फर्दर 3 लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर जो है उसे हम कहते हैं पेरीमीट्रियम, ठीक है। देन मिडल लेयर है मस्कुलर लेयर, दैट इज नोन एज मायोमीट्रियम। एंड देन द इनर लेयर एंडोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम वेस्कुलर है, यानी इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। तो पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम एंड एंडोमीट्रियम, दीज आर द 3 लेयर्स ऑफ द फीमेल यूट्राइन वॉल। ओके जी। एंड देन सर्विक्स लीड्स टू द वेजाइना। सो जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स हैं या जेनिटेलिया है फीमेल्स में, उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं? प्यूबिस है, लेबिया मेजरा और माइनरा, वेस्टिबुलर ऑर्गन्स, क्लाइटोरस एंड वेजाइनल ओपनिंग। कलेक्टिवली इन सब स्ट्रक्चर्स को वल्वा कहा जाता है, ठीक है। और फिर मेमरी ग्लैंड्स हैं, दैट आर द मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल गोनेड्स और ओवरीज। तो ये हमारे पास ओवरीज हैं, इनका स्ट्रक्चर हम डिटेल में देखेंगे। तो अगर हम क्रॉस सेक्शनल व्यू देखें ओवरीज का, तो ओवरी में फॉलिकल सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो दीज आर द फॉलिकल सेल्स, यहाँ से बनना स्टार्ट होंगे। ये प्राइमरी फॉलिकल है, बहुत सारे फॉलिकल्स बनते हैं लेकिन सब डीजनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक ही फॉलिकल फर्दर जो है वो ग्रो करता है, ठीक है। एंड ईच फॉलिकल कंटेन्स द इमेच्योर एग, और उस इमेच्योर एग को जो है वो हम प्राइमरी ओसाइट कहते हैं। After the release, after the primary oocyte, the secondary oocyte will be formed, and then after the release of the secondary oocyte from the follicle, the egg will move into the oviduct, and the remaining portion is known as the corpus luteum. Okay, ये जो हमारे पास रिलीज ऑफ एग और ओवम फ्रॉम द ओवरी है, इस प्रोसेस को कहा जाता है ओव्यूलेशन। Release of egg or ovum from the ovary, this is known as the from the ovary and from the follicles, this is known as ovulation step। and ovulation के बाद जिन follicles में से egg release out हो जाता है, वो एक yellowish से glandular structure में convert हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं corpus luteum। corpus luteum का काम होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करना, और ये तब तक फीमेल की बॉडी में सरवाइव करेगा तब तक कि प्रेगनेंसी का पीरियड कंप्लीट नहीं हो जाता, सो दैट ये प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करता रहे और प्रेगनेंसी जो है वो मेंटेन रहे, फीटस की डेवलपमेंट होती रहे। नाउ द oogenesis। oogenesis को अगर हम देखें तो फर्दर इसमें फीमेल की जो ओवरीज है उसमें oogoनियम है जो कि डिप्लॉयड सेल है, वो पहले ग्रो करेगा और प्राइमरी oocyte बनेगा, दैट इज आल्सो डिप्लॉयड। अब मियोसिस 1 के बाद दो, एक सेकेंडरी oocyte बनेगा हैप्लॉइड, और एक प्राइमरी पोलर बॉडी बनेगी हैप्लॉइड। फर्दर मियोसिस 2 के रिजल्ट में एक ही ओवम बनेगा और बाकी 3 पोलर बॉडीज बनेगी, ठीक है। नाउ द कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द मेच्योर एग। अगर हम कंपोजिशन को देखें तो मेच्योर एग जो है मैमल्स का, उसमें प्रोटीन्स हैं, राइबोसोम्स एंड ट्रांसफर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए है, मोर्फोजेनेटिक फैक्टर्स हैं, प्रोटेक्टिव केमिकल्स हैं। नाउ विल हैव अ लुक ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द मेच्योर एग। तो अगर हम मेच्योर एग को देखें, उसमें सबसे पहले जो है वो साइटोप्लाज्म के अराउंड एक कवरिंग होती है, एज यू कैन सी है, ये साइटोप्लाज्म है, और इसके बाहर जो ये कवरिंग है उसे हम कहेंगे ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, एग की। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड एक और कवरिंग है, फाइब्रस कवरिंग है, जिसे हम कहते हैं व्हाइट लाइन एनवेलप, ठीक है, एज यू कैन सी हियर, ये व्हाइट लाइन एनवेलप है। मैमल्स में जो वाइटलाइन एनवेलप है ये किसी और फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसे हम कहते हैं जोना पेलुसिडा। ओके, एज यू कैन सी हियर, ये किसी और फॉर्म में है, इसे जोना पेलुसिडा कहा जाता है, ये एक जेली लाइक कोट है। ओके, and then in the mammalian eggs, the eggs are surrounded by the layers of the cumulus cells, as I think the cumulus cells has just not been mentioned here. So the innermost layer of the cumulus cells, it will immediately adjacent to the zona pellucida is known as the corona radiata। तो जो innermost layer है हमारे पास cumulus cells की, उसे हम corona radiata कहते हैं, as you can see here। तो जो innermost layer है उसे हम corona radiata कहते हैं, follicular cells से मिलके बनी होती हैं।
Lying immediately beneath the membrane is the egg is the thin shelled, and the gel like cytoplasm is known as the cortex. ठीक है, तो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बिल्कुल नीचे जाते ही एक थिन शेल प्रेजेंट होता है और जेल लाइक साइटोप्लाज्म है जिसे हम कॉर्टेक्स कहेंगे. Cortical granules are membrane bound structures, and the cortical granules will synthesize and store some proteolytic enzymes. हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर हम इसको देखें तो मेल्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ जो है दीज आर फर्टाइल, लेकिन फीमेल्स जो है वो पर मंथ एक ही दफा जो है वो थ्रू आउट द लाइफ दे आर नॉट फर्टाइल, बट दे आर फर्टाइल ओनली फॉर फ्यू डेज इन अ मंथ. ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से. इट विल अटैक ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी, जहाँ से रिलीज होगा एफएसएच और एलएच. एफएसएच को हम देख चुके हैं कि ये फॉलिकल्स को मैच्योर कराएगा, ठीक है, ताकि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो और हमारे पास एंडोमेट्रियम थिक से थिक होती जाए. देन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन करवाएगा, इसके रिजल्ट में कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा और कॉर्पस ल्यूटियम फिर प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर देगा फॉर मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी. ओके, सो हार्मोन्स आल्सो रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल. कुछ फीमेल्स जो कि 45 से 55 ईयर्स के दरमियान की एज की हैं, उनकी बॉडी एफएसएच और एलएच को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है. देन उनमें फर्दर फॉलिकल्स भी नहीं बनते, ओव्यूलेशन भी नहीं होती और मेंस्ट्रुएशन का भी प्रोसेस नहीं होता. इस कंडीशन को हम मेनोपाज कहते हैं. सो यू कैन सी हेयर हार्मोन्स जो कि फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है. एस्ट्रोजन, ठीक है, इसका काम है यूट्राइन वॉल पे अटैक करना, उसको थिक करना, मेच्योरेशन ऑफ द oocytes, डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम है फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करवाना, ठीक है. एंड गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इट कंट्रोल्स द पिट्यूटरी सिक्रीशंस, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, and it will prevent the corpus luteum from disintegrating, stimulates corpus luteum to secrete the estrogen and progesterone. देन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इसका फंक्शन काम क्या होता है जी? डेवलपमेंट ऑफ oocyte एंड फॉलिकल्स, ओव्यूलेशन को करवाना. ऑक्सीटोसिन का फंक्शन है जी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करवाना ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ. प्रोलैक्टिन का फंक्शन है मिल्क की प्रोडक्शन करना. एंड प्रोजेस्टेरोन जो है इट विल कॉज द थिकनिंग ऑफ द यूट्राइन वॉल. एंड रिलैक्सिन, इट increases the flexibility of pubic symphysis during pregnancy. देन दीज आर द फेजेस. मेंस्ट्रुअल साइकिल फेजेस हैं, पहले हम देख लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिटेल में. मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इट विल कंप्लीट ऑन 28 डेज, बट समटाइम्स इसकी जो रेंज है वो 22 से 45 की भी होगी, ठीक है. सो द स्टेप्स है, सबसे पहला स्टेप ये है कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होंगे. एफएसएच रिलीज होगा हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी से. इट विल अटैक ऑन द ओवरीज and it will cause the production of a number of follicles, जिनमें से सिर्फ एक ही फॉलिकल फर्दर ग्रो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है. अब जैसे ही फॉलिकल का लेवल इंक्रीज होता है तो हमारी ओवरीज में जो फॉलिकल्स हैं वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे और एस्ट्रोजन का लेवल भी इंक्रीज अप होता जाएगा. एस्ट्रोजन का फंक्शन है कि वो आपकी एंडोमेट्रियम पे अटैक करके उसकी वॉस्कुलराइजेशन कराएगी, उसमें ब्लड वेसल्स की सिंथेसिस कराएगी, ठीक है, और उसको थिक से थिक करती जाएगी. देन जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होता है तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होगा देन फर्दर, ठीक है. और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इसका काम क्या है जी? ओव्यूलेशन करवाना. जो एग्स मेच्योर हो चुके हैं उनको रिलीज कराना फॉलिकल्स से, ठीक है. तो ओव्यूलेशन जो कराना है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फंक्शन है. एंड आफ्टर द ओव्यूलेशन जो स्ट्रक्चर बचता है उसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं. इसको हम इससे जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा फॉर मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी. देन कॉर्पस ल्यूटियम तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करेगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एंडोमेट्रियम एज यू कैन सी हियर, एंड इट विल मेंटेन इट फॉर 10 to 14 days. उसके बाद अगर oocyte की फर्टिलाइजेशन ना हो तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजनरेट हो जाता है, ठीक है, और वो कॉर्पस अल्बाइकन्स में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड इट विल कॉज द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. सो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की जो सिक्रीशन है वो रुक जाएगी इस तरीके से. जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा
देन मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नहीं है अब प्रेजेंट या अवेलेबल कि वो इस एंडोमेट्रियम की वेस्कुलराइजेशन करें, तो फर्दर फिर जो है वो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी। Menstrual flow जो है it includes the slough of endometrial cells, mucus and the blood. Okay. Now the next topic is the fertilization. So our next segment is fertilization. उसमें फर्स्ट स्टेप है जी रिकॉग्निशन ऑफ द एग एंड द स्पर्म, जिसके हमारे पास 5 स्टेप्स हैं। द फर्स्ट स्टेप इज कीमो अट्रैक्शन ऑफ द स्पर्म टू द एग बाय द सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स सिक्रेटेड बाय द एग। ठीक है, ये हमारे पास जो एग्स हैं फीमेल के एग्स, ये उसका स्ट्रक्चर शो किया हुआ है। इसको सी अर्चिन को माउस यानी मैमल से कंपेयर किया गया है। और ये एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देन ये आउटर जेली लेयर है, एक्स्ट्रा सेलुलर कोट है, और ये वाइटलाइन एनवेलप है। ठीक है, एंड दीज आर द स्पर्म्स। तो सबसे पहले स्पर्म की कीमो अट्रैक्शन होगी। एग्स जो है वो कुछ मॉलिक्यूल्स को रिलीज करेंगे, और इन मॉलिक्यूल्स को देखते हुए स्पर्म्स जो है वो अट्रैक्टेड होके जाएंगे टुवर्ड्स द एग्स। देन द नेक्स्ट स्टेप इज एक्सोसाइटोसिस ऑफ द एक्रोसोमल वेसिकल्स टू रिलीज द एंजाइम्स। हमारे पास ये जो एक्रोसोम है मेल के स्पर्म्स में, ये एक्सटेंड आउट होगा बाहर को, और इसके एंजाइम्स रिलीज होंगे एज वी कैन सी हियर। इसको हम कहते हैं एक्रोसोमल प्रोसेस, और ये उसके एंजाइम्स बाहर रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, सो द एक्रोसोमल रिएक्शन विल टेक्स प्लेस एज वेल एज माउस में भी इसको हम देखते जाएं कि हमारे पास एक्रोसोमल रिएक्शन होगा फर्दर। The binding of the sperm to the extracellular envelope, vitelline envelope और zona pellucida of the egg। ठीक है, स्पर्म्स जो हैं इनमें से एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद एंजाइम्स रिलीज होंगे, जो कि आउटर जो जेली कोट है उसको डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, और फिर वो वाइटलाइन लेयर और जोना पेलुसिडा के साथ अटैच हो जाएंगे। एज यू कैन सी हियर, जोना पेलुसिडा में एंटर हो चुके हैं, तो यहाँ पे भी वाइटलाइन एनवेलप यानी जोना पेलुसिडा से अटैच हो चुके हैं। ठीक है, then the passing of sperm through this extracellular envelope। तो in case of sea urchin, ये जो extracellular envelope है, वाइटलाइन envelope, उसको क्रॉस कर लेंगे, और यहाँ पे जोना पेलोसिडा इसको जो है वो फर्दर क्रॉस कर लेंगे। लास्ट स्टेप इज द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। देन फाइनली इनकी मेम्ब्रेन्स जो है वो आपस में फ्यूज करेंगी। ठीक है, और जो स्पर्म्स हैं वो अपना न्यूक्लियस एग में इंजेक्ट कर देंगे। नाउ द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन सी अर्चिन। तो बहुत सी जो स्पीशीज हैं दे रिक्वायर द मीटिंग ऑफ स्पर्म्स एंड एग्स। एंड अगर हम बात करें कि ये मीटिंग जो है स्पर्म्स और एग्स की यूनियन जो है गेमीट्स की, वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में हो रही है जो कि वाटरी एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो ऐसे एनवायरनमेंट में रहने वाले एनिमल्स को डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो ये कि हाउ कैन द स्पर्म एंड द एग्स मीट इन सच अ डाइल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, कि इतनी कम अमाउंट में पानी में एक स्पीशी के स्पर्म्स उसी ही स्पीशी के एग से कैसे जो है वो मीटअप करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, हाउ कैन स्पर्म बी प्रिवेंटेड फ्रॉम ट्राइंग टू फर्टिलाइज द एग्स ऑफ अनदर स्पीशी। एक स्पीशी के एग्स जो हैं और दूसरी स्पीशी के स्पर्म्स दोनों डिफरेंट जो हैं, एक दूसरे के साथ कैसे फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये दो प्रॉब्लम्स हैं, एंड वी हैव द सॉल्यूशंस ऑफ दीज प्रॉब्लम्स in the form of species specific attraction and species specific sperm activation। तो सबसे पहला स्टेप जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में है वो है स्पर्म अट्रैक्शन। हमारे पास इकाइनोडर्म्स, यूरोकॉर्डेट्स, नाइडेरियंस एंड मोलस्क्स, ये वो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है, जिनमें स्पर्म अट्रैक्शन का प्रोसेस होगा, और स्पीशी टू स्पीशी वेरिएशन के लिए ये प्रोसेस इन्वॉल्व है। अब हमारे पास एक स्पीशी है सी अर्चिन की, अर्बेशिया पंक्चुलेटा। उसमें एक 14 अमाइनो एसिड पेप्टाइड प्रेजेंट है जिसका नाम है रीसेक्ट। ठीक है, तो ये इस रीसेक्ट को रिलीज करेंगी। इसका जो हमारे पास एग जेली है फीमेल सी अर्चिन की, वो रिलीज करेगी इस रीसेक्ट को। ठीक है, सो वन कीमोटैक्टिक मॉलिक्यूल रीसेक्ट हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द एग जेली ऑफ द सी अर्चिन। इसको सी अर्चिन की एग जेली से एक रीसेक्ट यानी कीमोटैक्टिक मॉलिक्यूल जो है वो मिला है।
नाउ द एक्रोसोमल रिएक्शन इन द सी अर्चिन अगर हम देखें तो सबसे पहले एक्रोसोमल रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फ्यूजन ऑफ द एक्रोसोमल वेसिकल विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये एक्रोसोमल वेसिकल है और ये मेम्ब्रेन के साथ ऑलरेडी फ्यूज्ड है, ठीक है। और फिर जो हमारे पास फर्दर है कि कॉन्टेक्ट विद द एग जेली ऑफ द एग फॉर द एक्सोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म्स एक्रोसोमल वेसिकल्स। तो जैसे ही एक्रोसोमल वेसिकल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज करेंगे तो एक्रोसोमल रिएक्शन होगा, जिसके रिजल्ट में एक्रोसोम के एंजाइम्स बाहर रिलीज आउट हो जाएंगे और ये एंजाइम्स जो एग का जेली कोट होता है उसको डाइजेस्ट कर लेंगे सिंपली, ठीक है। Okay, now the second part is कि acrosomal reaction involves the extension of the acrosomal process, ठीक है। तो second part ये है कि acrosomal reaction किस तरीके से हो सकता है कि पहले जो acrosomal process है हमारे पास वो extend out हो जाए, then अपने enzymes को जो है वो बाहर release करे for the further enzymes को बाहर release करे for digestion of the jelly coat and for induction of the sperm or the nucleus of the sperm into the female egg। स्पीशीज स्पेसिफिक रिकॉग्निशन अगर हम सी अर्चिन की बात करते हैं तो इसमें स्पीशीज स्पेसिफिक रिकॉग्निशन के लिए एक्रोसोमल प्रोटीन मीडिएटिंग एक्रोसोमल प्रोटीन प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज द बाइंडिन प्रोटीन। ओके, अगर हम बात करें कि बाइंडिन जो हमने आइसोलेट किया है फ्रॉम द एक्रोसोम ऑफ एस परप्यूट्रेटस, so it will bind only to its own degelid eggs, ठीक है। तो ये अपने ही degelid eggs से फ्यूज करेंगी, बाइंडिंग्स किसी और स्पीशीज से नहीं कर सकती। नाउ द इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन मैमल्स अगर हम इनमें बात करें तो जोना पेलुसिडा प्रेजेंट है इनमें, ठीक है। दैट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन मैट्रिक्स व्हिच सिंथेसाइजेस एंड secretes the growing oocyte। Mammals, in mammals, the zona pellucida plays the role analogous to vitelline envelope. Okay, इसके दो functions होते हैं, sperm binding करवाना and acrosomal reaction को initiate करवाना। Now the induction of the mammalian acrosomal reaction। तो acrosomal reaction जो है वो mammals में ये जैसे ही sperm bind करेगा, sperm egg के zona pellucida से bind करेगा, उससे attach होगा तो sperm में acrosomal reaction start हो जाएगा, ठीक है। And then after the acrosomal reaction sperm जो है वो कुछ enzymes release करेगा जिन्हें हम acrosins या proteolytic enzymes कहते हैं, ताकि जो egg है उसके envelope में holes create हो सकें, ठीक है। It appears that the acrosome reacted the sperm transfer, their binding from ZP3 to the adjacent ZP2. ZP means the zona pellucida 3 and the zona pellucida 2 molecules. After mouse sperm has entered the egg cortical granules release their contents. Okay, and one of the proteins released by these granules is a protease that specifically alters the ZP2। Now capacitation and changes that account for the capacitation। तो capacitation से मुराद ये है वो सारी की सारी changes that will allow the sperm to be competent to fertilize the egg। यानी वो सारी की सारी changes जो sperm में इसलिए की जा रही हैं कि वो competent हो और वो egg को fertilize कर सके, इन सारी changes को collectively कहा जाता है capacitation। इसमें फर्स्ट स्टेप तो ये है कि जैसे वो वजाइना में एंटर हो जाए उसे रिमूव कर दिया जाता है कोलेस्ट्रोल को, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ द कोलेस्ट्रोल सेकंड स्टेप है जिसमें से प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द स्पर्म सरफेस दीज आर आल्सो लॉस्ट, उन्हें भी रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। थर्ड है कि मोर नेगेटिव आइंस, मोर नेगेटिव पोटेशियम आइंस दे विल लीव द स्पर्म, वो स्पर्म से रिलीज आउट हो जाएंगे, ठीक है। और जो चेंज है इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल इट विल बी मेंटेन्ड बाय द कैल्शियम टू गेट एंट्री इनटू द स्पर्म। देन कैल्शियम और जो बाइकार्बोनेट आइंस हैं ये साइक्लिक एएमपी को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। साइक्लिक एएमपी का क्या काम है, इसका काम है प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन कराना, ठीक है। आफ्टर द प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन फर्दर जो है इसका काम कैपेसिटेशन में ही है। गैमीट फ्यूजन इन मैमल्स अगर हम बात करें गैमीट फ्यूजन की तो उसमें जो हमारे पास इन्वॉल्व है प्रोटीन वो फर्टिलिन प्रोटीन है, ठीक है। ये स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है एंड इट इज एसेंशियल फॉर द स्पर्म मेम्ब्रेन एग मेम्ब्रेन फ्यूजन, ठीक है। स्पर्म की मेम्ब्रेन और एग की मेम्ब्रेन की फ्यूजन में ये हेल्प करती है।
माउस फर्टिलिन जो है इट इज लोकलाइज्ड टू द पोस्टीरियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म हेड. It adheres the sperm to the egg by binding to 6-beta-1 integrin protein. ठीक है, ये हेल्प करती है स्पर्म को, क्योंकि ये स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे है फर्टिलिन, तो जो एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहां पे 6-beta-1 इंटेग्रिन प्रोटीन है, तो दोनों जो है वो इनकी यूनियन में हेल्प करती है. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. तो सबसे पहले है गोनोरिया. इसकी मेन रीजन है एक बैक्टीरिया दैट इज नोन एज तनसीरिया गोनोरिया. ठीक है, अब क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं जो कि एक जेंडर से दूसरे में ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स ट्रांसमिट हो सकती हैं, सो डेफिनेटली ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इफेक्ट करेंगी. गोनोरिया जो डिजीज है या जो नजीरिया गोनोरिया बैक्टीरिया है, इट विल इफेक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट इन फीमेल्स, और इससे कुछ आई इन्फेक्शंस हो जाते हैं अगर न्यू बर्न बेबीज जो है वो बर्थ केनाल से गुजरे, इन्फेक्टेड बर्थ केनाल से गुजरे. तो साइफिलिस एक स्पायरोचीट बैक्टीरिया है, इससे हम ट्रेपोनीमा पैलिडम, ये इसका जो है वो साइंटिफिक नेम है. इसका काम है आइस, बोन्स, जॉइंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हार्ट और स्किन, इनको डैमेज करना. देन जेनिटल हर्पस, इसकी कॉज है हर्पस सिम्प्लेक्स टाइप 2 वायरस. ठीक है, एंड इट कॉजेज द इन्फेक्शन ऑफ जेनिटेलिया, जेनिटल सोरनेस, अल्सर, and it will also damage the eyes and the central nervous system of the infants if they pass through infected birth canal. Now, acquired immunodeficiency syndrome, AIDS, is caused by human immunodeficiency virus HIV. So ये जो वायरस है ये अटैक करता है हमारे टी लिम्फोसाइट्स पे, क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स के पास इस HIV का CD4 रिसेप्टर मौजूद है, तो वो इसीलिए इसके साथ बाइंड कर जाएंगे. ठीक है, और इन्फेक्शन कॉज करेंगे. Now we have some important questions at the end of this topic. So the first one is the water, fructose, vitamin C, and prostaglandins. These are secreted by the seminal vesicle. Number two, which of the following hormones aid the sperm maturation and increases the testosterone production? So that is follicle stimulating hormone. Okay. Number three, in a female mammal, which of the following hormones induce the mammary glands to secrete and eject the milk after birth? So that is prolactin and oxytocin. Number four, maturation of the sperms is known as spermiogenesis. Number five, the female uterus is divided into dash layers. So the female uterus is divided into 3 layers. Number six, pH of the human female vagina is 3 to 4. Number seven, meiosis one will result in the production of secondary spermatocyte. Okay. So ovulation is due to which of the following hormone? That is the luteinizing hormone. Number nine, syphilis is caused by, that is Treponema pallidum. Number 10, in mammals, the vitelline envelope is a separate and thick extracellular matrix that is known as the zona pellucida. Okay, so dear students, we have done with this topic, the gametogenesis and fertilization. इसमें हमने बहुत important जो topics हैं वो discuss किए हैं, मेल का और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन गोनेड्स यानी टेस्टिस और ओवरीज का स्ट्रक्चर हमने देखा. फाइनली टेस्टिस में जो हमारे पास फर्दर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनमें स्पर्म की प्रोडक्शन है, इसको देखा. देन ओवरीज में हमने एग्स की प्रोडक्शन को देखा, और फिर स्पर्म्स का स्ट्रक्चर, एग्स का स्ट्रक्चर स्टडी किया. हार्मोनल कंट्रोल देखा कि इस पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हार्मोन्स कैसे कंट्रोल करेंगे. ठीक है, and then finally we studied about the fertilization. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को समझने के लिए हमने सी अर्चिन की एग्जांपल दी, और फॉर द इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमने मैमल्स और ह्यूमंस की एग्जांपल लेके उसको डिटेल में स्टडी किया. एंड देन एट द एंड हमने कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस वो ऐड किए. So, students and candidates, this topic is very much important. It would be very, very helpful because all the important points जो कि पहले पेपर्स में आ चुके हैं, पास पेपर्स में, ठीक है, या जो इम्पोर्टेंट हैं फॉर द कमिंग एग्जाम्स, वो सब इसमें डिस्कस कर दिए गए हैं. ठीक है,
ये slides जो हैं और this video, it would be very, very helpful, inshallah, for the preparation of different comparative exams like PPSC, KPPSC, FPPSC. So, as well as it would be very helpful and beneficial for the inter students who want to secure admission in MBBS, in BDS, and pharmacy, DPT, or any other allied health science. So, inshallah, for the next time, we'll meet up with a new video. Until then, Allah Hafiz. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा and Allah Hafiz.